नमस्कार बच्चों, फोरकास्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग फिजिक्स के फोर्थ चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें लॉज ऑफ मोशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले चैप्टर में बहुत काम आएगा। हमने फोर्स के सारे लॉ को समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको यह प्रयास पसंद आएगा। अगर किसी तरह का कोई फीडबैक है तो हमको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आइए हम लोग फोर्स के सारे लॉ को समझने का प्रयास करते हैं। आओ बच्चों, हम लोग टाइप ऑफ फोर्स को समझते हैं कि कितने तरह के फोर्स होते हैं और उनमें फिजिकली क्या सेम होता है, क्या डिफरेंस होता है। आइए इस चीज को हम लोग देखें। तो फोर्स दो तरह का फोर्स होता है, एक बैलेंस फोर्स होता है, एक अनबैलेंस फोर्स होता है। बैलेंस फोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आप कितना भी फोर्स लगा दो, सारा फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, एक दूसरे के अपोजिट में लगेगा, और अल्टीमेटली बैलेंस फोर्स में सारे फोर्स का रिजल्टेंट जीरो होगा। अगर लेफ्ट टू राइट लग रहा है एक फोर्स और राइट टू लेफ्ट लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को काटेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, और इस तरह से सारा फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, जिससे हमारा रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। आइए हम लोग देखें। यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्ट ले रखा है। यहाँ पे इसमें एक फोर्स हम लोग इधर से लगा रहे हैं और एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं। एक बात याद रखें, फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। फोर्स को हम लोग एसआई यूनिट में न्यूटन से दिखाते हैं, एन। तो अगर हम लोग लेफ्ट और राइट एक फोर्स लगा रहे हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और ये राइट टू लेफ्ट लगा रहे हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 एन है, 5 न्यूटन। तो आप इस फिगर से देख सकते हैं कि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा। मीन्स इसका जो रिजल्टेंट है, इस फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो जाएगा। फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हो जाने से क्या होगा कि एक्चुअल में इसमें फोर्स तो लग रहा है, मगर फुल एंड फाइनल इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि सारे फोर्स एक दूसरे को काट रहे हैं। इसमें फोर्स लग रहा है मगर सारे फोर्स चूंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए इसमें फाइनली कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और फाइनली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो दैट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट ना तो लेफ्ट टू राइट जाएगा, ना तो राइट टू लेफ्ट जाएगा। इस ऑब्जेक्ट का अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है वो भी जीरो हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आइए हम लोग दूसरा फोर्स देखें। दूसरा फोर्स अनबैलेंस फोर्स होता है। अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि इसका जो फाइनल रिजल्टेंट होता है, फाइनल रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो सकता है, अपोजिट इन डायरेक्शन हो सकता है, मगर फाइनली जो फाइनल रिजल्टेंट बचेगा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो देखिए, हम दो एग्जांपल इसका देख लेते हैं। यहाँ पे एक फोर्स यहाँ से 5 न्यूटन का लग रहा है, सेम जो पहला हम लोगों ने ऊपर ले रखा था, ऊपर जो यहाँ पे हम लोगों ने ले रखा है, यही एग्जाम्पल हम लोग नीचे देखते हैं। यहाँ पे अगर 5 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, और 5 न्यूटन का फोर्स हम लोग लगा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, 5 नहीं, ये 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ऊपर वाले केस में 5 न्यूटन का लगाए थे, इस केस में 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। उससे क्या होगा, ये 5 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है। अल्टीमेटली इसका एक रिजल्टेंट निकलेगा जो इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का होगा। तो ये 2 न्यूटन का फोर्स जो आया, ये जीरो के बराबर नहीं हुआ। तो जब जीरो के बराबर नहीं हुआ, इसका एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा, और उस रिजल्टेंट फोर्स के चलते क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा, ये लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन के फोर्स के साथ ये मूव करना शुरू कर देगा। तो ये अपोजिट इन डायरेक्शन है बट नॉट इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए इसका मूवमेंट हो जाएगा।
क्योंकि इसका रिजल्टेंट जीरो के बराबर नहीं। दूसरा, ये हम लोग पहला एग्जाम्पल था। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। इसमें एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, और एक फोर्स इधर से लग रहा है, ये लग रहा है 5। तो दोनों फोर्स 5 न्यूटन का है, मगर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। शुरू में क्या था, पहले वाले केस में अपोजिट इन डायरेक्शन था बट नॉट इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड था। दूसरे केस में इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड है बट नॉट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इसका रिजल्टेंट इस वाले डायरेक्शन में कहीं जाके बनेगा। इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में अगर कहीं जाके बनेगा, तो हमारा बॉडी का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा, एक रिजल्टेंट फोर्स के साथ। तो दूसरे केस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा जिसके चलते इस बॉडी में मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो कैटेगरी हम लोग देखें यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स का। बैलेंस फोर्स हमेशा एक ही तरह का होता है, इसमें इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, सारा फोर्स एक दूसरे को काट देता है। तो जिसके चलते यहाँ पे देखिए, ये 5 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लग रहा था। अगर ऊपर से हम लगा दें एक फोर्स और, ये भी 5 न्यूटन लगा दें, और नीचे से भी ऊपर लगा दें हम 5 न्यूटन, तो चारों तरफ से इसमें फोर्स आ गया, मगर ऊपर ऊपर का फोर्स नीचे को कैंसिल कर रहा है और लेफ्ट का फोर्स राइट को कैंसिल कर रहा है। अल्टीमेटली इस फोर्स का रिजल्टेंट जीरो है, इसलिए इसमें कोई मूवमेंट होगा नहीं। दूसरे केस में फोर्स अलग अलग डायरेक्शन से भी आ रहा है, इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, मगर रिजल्टेंट चूंकि जीरो नहीं है, इसलिए इसमें मूवमेंट होगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे चलते हैं। आओ बच्चों, अब हम लोग इनर्शिया और मोमेंटम को देखते हैं। ये दो डेफिनेशन आगे आने वाले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत काम आएंगे। तो इन चीज़ों को हम लोग थोड़ी गहराई से समझ लेते हैं कि ये इनर्शिया और मोमेंटम होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इनर्शिया को देखते हैं। इनर्शिया ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स काम ना कर रहा हो। तो एक अनबैलेंस फोर्स जो काम कर रहा है वही उसके स्टेटस को चेंज कर सकता है। तो इसको हम लोग समझें कि एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, एक ऑब्जेक्ट अगर अपने रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स या अनबैलेंस फोर्स काम ना कर रहा हो, तब तक वो अपने पोजीशन को होल्ड करके रखता है। आप देखते होंगे कि एक भीगे तौलिए को अगर अगर आप झाड़ते हैं, तो वो तौलिया आपके हाथ में रहता है, मगर उसकी सारी बूंदें निकल जाती है तौलिया से। तो ये इनर्शिया का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो भीगा तौलिया जो है, उससे बूंदें अपने पोजीशन को बदल लेती है और वो तौलिया से अलग हो जाता है। तो इस ये इनर्शिया का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम लोग आगे मोमेंटम को देखें, मगर इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, इसको हम लोग याद रखें। मोमेंटम जनरली ये मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। ये चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग आने वाले न्यूटन्स लॉ में देखेंगे। चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोगों को न्यूटन सेकेंड लॉ के डेरिवेटिव में काम आएगा। तो मोमेंटम जनरली मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे देखें। तो बच्चों, अब इस स्लाइड से हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन
एक फिजिकल ऑब्जेक्ट और उसमें लगाए हुए फोर्स के बारे में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो न्यूटन्स के 3 लॉ हैं। ये तीनों लॉ को हम लोग एक-एक करके देखेंगे। सेकंड लॉ से हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे कि क्या होगा, और ये फोर्स का एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट फिजिक्स के सारे चैप्टर में आपको काम आएगा। तो फोर्स के लॉ को हम लोग न्यूटन्स के सेकंड लॉ से देखेंगे। न्यूटन्स का सेकंड लॉ एक ऑब्जेक्ट और उसमें लगाए हुए फोर्स के बारे में क्या रिलेशन है, उस चीज के बारे में बताता है। 3 लॉ है, तीनों लॉ को हम लोग आइए एक-एक करके देखें। तो आओ बच्चों, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम लोग देखें। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा एक स्ट्रेट लाइन में, या फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहेगा, रिमेन्स एट रेस्ट, तब तक जब तक इसमें कोई भी अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। अनबैलेंस फोर्स मैंने स्लाइड 1 में पढ़ाया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहेगा और तब तक वो अपने रिमेन्स एट रेस्ट पोजीशन में रहेगा, तब तक जब तक उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। हमको पता होगा, इनर्शिया में हम लोग इसी चीज को पढ़ चुके हैं। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो आशा है आपको ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ें। आओ बच्चों, अब हम लोग न्यूटन्स के सेकंड लॉ को देखते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया जाएगा उसके चेंज ऑफ मोमेंटम के रेट के बराबर होगा। तो और उस मोशन का जो डायरेक्शन होगा वो उसके उसके लगाए हुए फोर्स के रिजल्टेंट के डायरेक्शन के तरफ उस ऑब्जेक्ट का के मोशन का डायरेक्शन होगा। तो ये नहीं, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। फर्स्ट चीज क्या कहा कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो फोर्स लगाया जाएगा उसके चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फर्स्ट चीज ये कहा। सेकंड चीज ये कहा कि जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसका डायरेक्शन वो होगा जो फोर्स के रिजल्टेंट के डायरेक्शन के बराबर में उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा। तो आइए हम लोग इससे एक डेरिवेटिव और निकालते हैं। न्यूटन साहब ने कहा कि जो फोर्स है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। दैट मीन्स कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एफ माइनस पी आई। पी एफ हमारा ये फाइनल मोमेंटम है, पी आई हमारा इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज है। तो रेट के लिए क्या करते हैं हम लोग, टी से डिवाइड कर देते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए पी एफ माइनस पी आई बाई टी हो गया। तो ये फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। अब पीएफ हम निकाल लेते हैं। देखिए, फिजिक्स में जनरली मोशन में हम लोग पढ़ेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज और लिख दूं कि v इज द फाइनल वेलोसिटी और हमारा u है वो इनिशियल वेलोसिटी। ये थ्रू आउट फिजिक्स में यही चलेगा कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा u से आएगा और फाइनल वेलोसिटी हमारा v से आएगा। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा। तो एम इंटू भी एम इंटू भी माइनस एम इंटू यू डिवाइडेड बाय टी। तो फोर्स हमारा किसके बराबर होगा, हम यहाँ कांस्टेंट ले लेते हैं कि हमको पता है कि अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके वो इक्वल टू में कन्वर्ट होता है। तो हम यहाँ कैसे मल्टीप्लाई कर दिए और एम भी माइनस एम यू हो गया, एम को कॉमन ले लिए तो भी माइनस यू बच गया। तो के इंटू एम इंटू भी माइनस यू बाई टी, ये एफ इज इक्वल टू के बराबर में आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू
के इंटू एम इंटू ए लिख सकते हैं। ए का फॉर्मूला हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हम लोग बी से दिखाए, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग यू से दिखाए हैं, और इसके चेंज के बराबर में इसके रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये v माइनस यू बाई टी को हम लोग क्या करके लिख दिए, a, तो k इंटू एम इंटू एफ इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए आ गया। अब k का फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद k का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 1, तो k का वैल्यू 1 होता है। ये यहाँ एक्सेलरेशन है v माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो k का वैल्यू 1 रख दिए, a का वैल्यू v माइनस यू बाई टी रख दिए, तो हमारा f निकल के आ गया, f इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये सेकेंड लॉ का बहुत बड़ा डेरिवेटिव है, f इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम इंटू ए से हम लोग ये भी समझे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, और इस बॉडी का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, जिस फोर्स जो फोर्स है वो बैलेंस फोर्स हमने बताया था, अपोजिट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, अलग अलग मैग्नीट्यूड का भी हो सकता है। तो रिजल्टेंट निकालेंगे उसका, जिस डायरेक्शन में उस फोर्स का रिजल्टेंट होगा, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट उसी रिजल्टेंट के डायरेक्शन में होगा, और किस उसे जो उसमें जो अप्लाइड फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होगा। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ें। आओ बच्चों, न्यूटन के थर्ड लॉ को हम लोग अब पढ़ते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम लोग एक एक्शन करते हैं तो हमको उसी मैग्नीट्यूड का एक अपोजिट रिएक्शन मिलता है। सपोज कि हम किसी ऑब्जेक्ट में अगर एक फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर उतने ही मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगाएगा। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसको आइए हम लोग एक फिगर से समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक फिगर ड्रॉ कर रखा है, तो आइए इस फिगर को समझें। एक बॉल है हमारा, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये हमारा एक हार्ड सरफेस है। तो ये बॉल जैसे ही एक फ्लोर को टच करेगा, इस फ्लोर को जैसे ही वो टच करेगा, तो ये फ्लोर, सपोज कि ये जब फ्लोर को टच किया तो ये एक फोर्स लगाया एफ, जो नीचे का फ्लोर है उसको एफ फोर्स से ये उस फ्लोर को टच किया, तो फ्लोर क्या करेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा और उतना ही मैग्नीट्यूड का वो फोर्स लगाएगा। सपोज ये नीचे एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा था, तो फ्लोर भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एफ न्यूटन का एक फोर्स लगा देगा। यही रीजन है कि कोई भी बॉल को जब हम लोग हार्ड सरफेस में जब गिराते हैं, तो वो बॉल जो है बाउंस हो जाता है, उस फ्लोर से ऊपर उछल जाता है। तो ये जो बाउंसिंग नेचर है ये न्यूटन के थर्ड लॉ से आता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे देखें। आओ बच्चों, इस स्लाइड में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं। मोमेंटम मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, मोमेंटम को हम छोटे पी से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। मैंने पिछले स्लाइड में ये भी बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग बी से दिखाते हैं। तो आइए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, u1 और u2 वेलोसिटी से, और वो आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद उसके वेलोसिटी में सब कुछ चेंज हो जाता है। मास में कोई चेंज होगा नहीं, m1 m2 दोनों का मास है, कोलिजन के बाद भी दोनों का मास m1 m2 ही होगा, मगर टकरा जाने के बाद उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो सपोज कि टकराने के बाद जो वेलोसिटी बनेगी वो v1 और v2 बन रही है। मैंने यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है, ये हमारा m1 है, ये हमारा m1 है,
ये हमारा U1 है, इनिशियल वेलोसिटी। ये M2 है, इसका मास। और ये हमारे U2 है, इस M2 का इनिशियल वेलोसिटी। ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मीन्स कि हमारा U1 इज ग्रेटर देन U2 है। तो फिर क्या होगा, एक पॉइंट पे जाके दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे। टकराने के बाद क्या होगा कि इसके वेलोसिटी में एक चेंज आएगा। अगर ये टकरा गया और इसके वेलोसिटी में चेंज हो गए, U1 चेंज होके हमारा V1 बन गया और U2 हमारा चेंज होके V2 बन गया। तो हमारा थ्योरम ये कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। तो इस वाले सिस्टम को अगर हम लोग एनालाइज करें, इस वाले सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना है, m1u1 प्लस m2u2। ये किसके बराबर होगा, ये फाइनल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या है, यही m1 m2 सेम रहेगा, बस u1 और u2 v1 और v2 से रिप्लेस हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होता है। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आगे आने वाले चैप्टर में बहुत काम आएगा। आइए हम लोग आगे देखें। जिस तरह से हमारा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम था, उसी तरह से इसका रेट, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो भी हमारा दोनों के बराबर होगा। मगर इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने थर्ड लॉ से पढ़ा था कि अगर एक फोर्स हमको लग रहा है, अगर एक फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट में लगा रहे हैं, तो वही ऑब्जेक्ट हमको उसी मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। होप्स आपको याद होगा, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर अगर इसमें एक फोर्स हमारा जनरेट हो रहा है, तो इसमें जो फोर्स जनरेट होगा उसका सेम मैग्नीट्यूड होगा बट निगेटिव इन डायरेक्शन। माइनस से हम लोग ऑपोजिट इन डायरेक्शन दिखाते हैं। तो rate of change of momentum before collision is equal to minus rate of change of collision after collision होगा। तो होप सो ये समझ में आया होगा। इस ये डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हमारे m1 के लिए क्या था, m1 v1 माइनस m2 m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाई टी। ये मास m1 के लिए था। मास m1 के लिए जो मेरा चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, वो क्या होगा, m1 इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस m2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t। और यही m2 के लिए क्या होगा, m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय t। अगर m1 हमारे m2 से टकरा रहा है, तो m2 क्या करेगा, m1 पे नेगेटिव फोर्स लगाएगा, तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो नेगेटिव से शो होगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर ये दोनों इक्वल है, तो ये हमारा t, ये हमारा t और ये हमारा t कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाने के बाद क्या बचेगा, m1 v1, यहाँ पे माइनस m2 v2 होगा, उसको अगर इस तरफ हम ले आएंगे बराबर के इस तरफ, तो क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। उसी तरह से m1 u1 है, m1 u1 इसके इस तरफ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। यही है हमारा
इस थ्योरम से हमको ये एक्सप्रेशन मिलता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। इससे भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो प्रिंसिपल है वो प्रूफ हो जाता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। होप सो समझ में आया होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ का यहाँ पे यूज हुआ है और सेकंड लॉ का यूज हुआ है चेंज ऑफ फोर्स को दिखाने के लिए डेल्टा बाई पी बाई डेल्टा टी। न्यूटन के सेकंड लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज वो हमेशा फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जो फोर्स लगेगा वो माइनस के बराबर में होगा। माइनस हम लोगों ने डायरेक्शन के लिए दिखाया। होप सो ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे देखें। हाँ बच्चों, इस स्लाइड से हम लोग लिफ्ट के केस को समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ देखा। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ हमारा कहता है F इज इक्वल टू m इंटू ए। थर्ड लॉ कहता है कि रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा और अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। उस दो को, ये दो केस का यूज न्यूटन के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ केस का यूज थ्रू आउट फिजिक्स में होगा। तो हम लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखें। तो हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट में कोई एक्शन होता है तो ऑब्जेक्ट भी एक रिएक्शन करेगा और वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा और अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। यही रीजन है कि अगर हम लोग कहीं खड़े होते हैं तो खड़े रहते हैं, जमीन धंस नहीं जाता है, क्योंकि जमीन भी हमको उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स हम जमीन में लगाते हैं। तो हम लोग लिफ्ट के केस को इसी तरह के एक केस से समझते हैं। लिफ्ट में 5 तरह के केस बनते हैं। 2 तरह का केस हम लोग इस स्लाइड में जिक्र कर रहे हैं। आगे आने वाले स्लाइड में और भी तरह का केस आएगा। तो हम लोग लिफ्ट के केस को पहले केस से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला केस हमारा कहता है कि लिफ्ट अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वैसा वेलोसिटी है जिसमें वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा नहीं, वो जिस वेलोसिटी से शुरू हुआ था उसी वेलोसिटी में अंत तक रहेगा। तो लिफ्ट अगर रेस्ट में है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चल रहा है, हम दोनों केस को देखें। लिफ्ट अगर रेस्ट में है तो हमारा u क्या होगा? u हमारा 0 हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। ये काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे ना v है, चूंकि रेस्ट है तो v और u कुछ है नहीं, u 0 है और v तो कुछ है ही नहीं क्योंकि v फाइनल वेलोसिटी है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन इस केस में हो जाएगा 0। दूसरा केस क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो इसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन आएगा नहीं। जब कोई परिवर्तन आएगा नहीं तो मेरा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम होगा। दूसरे वाले केस में, ये पहला केस था हमारा जब रेस्ट में है। दूसरा केस अगर देखें तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा? u जिस वेलोसिटी से शुरू हुआ था माइनस u, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी वही है, बाई टी। u माइनस यू इज इक्वल टू 0 बाई टी हो जाएगा। इस केस में भी हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अब जब रेस्ट में है और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है तो हमको पता है कि जो फाइनल फोर्स है वो टोटल फोर्स के टोटल बैलेंसिंग फोर्स के बराबर में होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स है जो एक दूसरे का बैलेंस कर रहा है? वो है r माइनस एम जी। ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, ये नीचे mg फोर्स लगा रहा है जी। यहाँ ग्रेविटी है, ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 होता है। आगे हम लोग ग्रेविटी में भी देखेंगे, वैसे ये 9 से ही चला रहा है, ये 9.8 होता है। तो हमारा ये फाइनल फोर्स क्या लग रहा है? ऊपर लग रहा है r और नीचे लग रहा है mg। तो फाइनल फोर्स हमारा होगा r माइनस एम जी। ये फोर्स के बराबर होगा और यहाँ से हम निकालें कि अगर हमारा रेस्ट में है तो ए हमारा क्या होगा? 0 होगा।
और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा, 0 होगा। दोनों केस में ये 0 हो गया। और इसको जब इक्वेट करेंगे तो हमारा आएगा r इज इक्वल टू एम जी। मीन्स जब हमारा लेफ्ट रेस्ट में है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो r इज इक्वल टू एम जी होगा। मतलब कि जितना फोर्स हम लेफ्ट को लगा रहे हैं, लेफ्ट में हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। आई थिंक ये आपको ये क्लियर होगा। आइए हम लोग आगे देखें बच्चों। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं लेफ्ट का। ये दूसरे केस में क्या है कि हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। जब वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म है तो हमारा ना तो इनिशियल वेलोसिटी होगा और ना तो फाइनल वेलोसिटी होगा। और हमको पता है कि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। तो जब हमारा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों अगर सेम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दोनों सेम होता है, तो उसके हिसाब से हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो आप देखिए एक्सेलरेशन अगर 0 हुआ तो हमारा फोर्स क्या लगेगा, F इज इक्वल टू आर माइनस एम जी। एक बात याद रखनी है कि लेफ्ट जिस डायरेक्शन में जाता है उस तरफ के फोर्स को हम लोग पहले रखते हैं और उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को माइनस के बाद रखते हैं। तो फोर्स मेरा क्या होगा, आर माइनस एम जी। तो फोर्स हमारा एम ए हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम इन आर माइनस एम इंटू जी। अब देखें दोस्तों कि यहाँ पे ए हमारा 0 है तो 0 इज इक्वल टू आर माइनस एम जी हो गया। क्योंकि ए हमारा 0 है तो आर हमारा क्या हो गया, एम जी। तो यहाँ पे रिएक्शन और वेट दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है। तो ये इसलिए होता है ऐसा क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। आओ बच्चों अब आगे देखें। आओ बच्चों अब इस केस में हम लोग देखते हैं कि अगर एक लेफ्ट अगर अप साइड में जा रहा है विथ एक्सेलरेशन तो क्या केस हमारा बनता है। तो मैंने बताया था कि जिस डायरेक्शन में लेफ्ट मूव करता है उसको हम लोग पहले रखते हैं और माइनस में उसके अपोजिट वाले फोर्स को माइनस के बाद रखते हैं। तो हमारा लेफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है तो एफ इजिकल टू आर माइनस एम जी होगा। देखो ऊपर जा रहा है तो आर मेरा ऊपर लग रहा है और एम जी मेरा नीचे लग रहा है। तो एफ इजिकल टू आर माइनस एम जी हो गया। यहाँ पे फोर्स 0 नहीं होगा क्योंकि एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है। तो एफ इजिकल टू एम इंटू ए हो जाएगा फोर्स के नियम के हिसाब से। तो एम ए इजिकल टू आर माइनस एम जी होगा। तो आर क्या हमारा हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी। एम ए प्लस एम जी। इसलिए एक बात याद रखिएगा कि अगर लेफ्ट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाता है तो अगर आप लेफ्ट में हैं तो आपको अपना वेट थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, आपको अपना वेट थोड़ा सा भारी लगेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एम ए और एम जी दोनों ऐड हो जाता है। ये दोनों ऐड होके आपका रिएक्शन फोर्स लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा भारीपन लगेगा जब लेफ्ट एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रहा। तो आ रहा हमारा क्या होगा, एम ए प्लस एम जी। याद रखेंगे इसको। आइए हम लोग चौथे केस की तरफ चलते हैं। और बच्चों इस केस में हम लोग देखते हैं कि अगर लेफ्ट एक फ्री फॉल में आ गया, लेफ्ट को ऊपर से उसकी सारी रस्सियां अगर काट दी गई और लिफ्ट को ऊपर से फ्री फॉल में भेज दिया गया तो इस केस को हम लोग स्टडी करते हैं। अगर फ्री फॉल में लिफ्ट आया तो मेरा लेफ्ट किस डायरेक्शन में, नीचे। तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस आर। क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे का फोर्स पहले रखते हैं, माइनस करके ऊपर का फोर्स लगाएंगे। तो एफ इजिकल टू एम जी माइनस आर हो गया। और देखो अगर लेफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है और फ्री फॉल में है तो इसमें क्या फोर्स लगेगा बच्चों, एम जी लगेगा क्योंकि फ्री फॉल में है। तो यहाँ हमारा जो ए लिखते थे एम इंटू ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा। जब ए इज इक्वल टू जी हो गया तो हमारा
क्या होगा बच्चों, अगर a इज इक्वल टू जी हो गया तो एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस आर हो जाएगा। आर को हम इधर ले गए तो एम जी आपस में देखो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये एम जी और ये एम जी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आर हमारा क्या बचेगा, आर इज इक्वल टू 0। तो अगर एक लिफ्ट फ्री फॉल में है तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। तो एक्चुअल में अगर लिफ्ट अगर फ्री फॉल में है, उसके अंदर कोई आदमी खड़ा है, तो उसका अपना वेट 0, उसको अपना वेट, वर्चुअल वेट उसको 0 फील होगा, क्योंकि इसमें कोई रिएक्शन लग ही नहीं रहा है। होप ये आपको क्लियर होगा बच्चों। आइए अब आगे देखें। ये केस हम लोग देखते हैं। पहले वाले केस में हमने देखा था कि लेफ्ट अगर फ्री फॉल में आ गया, फ्री फॉल में आ गया तो ए इज इक्वल टू जी हो जाता है। तो लेफ्ट फ्री फॉल के बजाय ऊपर से एक फोर्स के साथ धक्का दे, देखो अगर ऊपर ले जाके अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं तो उसमें जी एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट लग जाता है, ऑटोमेटिक उसमें जी एक्सेलरेशन आ जाता है। मगर ऊपर से हम थोड़ा सा पुश कर देंगे तो वो एक्सेलरेशन जी से बड़ा हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा हम धक्का दे दिए ऊपर से तो क्या हुआ, उसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप हुआ जो जी से बड़ा है। जी आपको पता है बच्चों, जी हमारा होता है 9.8, तो एक्सेलरेशन हमारा जी से बड़ा हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा बच्चों, जी से बड़ा हो जाएगा। जब ये जी से बड़ा हो गया तो क्या होगा बच्चों, ये देखो ये फ्री फॉल में आ गया, फ्री फॉल में आ गया तो क्या करेंगे, एम जी माइनस आर करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस आर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे पिछले वाले केस में फ्री फॉल में एम ए को हम लोग एम जी रख दिए थे तो एम जी कैंसिल हो गया था, मगर यहाँ पे एम ए रखा जाएगा क्योंकि एक फोर्स के साथ ऊपर से धक्का दिया गया है, तो एफ एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस आर हो जाएगा बच्चों। और एम जी माइनस आर होगा तो आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि ए हमारा जी से बड़ा है, ए अगर जी से बड़ा है तो एम जी फोर्स माइनस एम ए मेरा बड़ा हो जाएगा एम जी से। एम ए अगर एम जी से बड़ा हो गया तो ये आर का एक निगेटिव वैल्यू आएगा। आर के निगेटिव वैल्यू आने से क्या होगा बच्चों, आर का अगर जीरो होगा तो आदमी, आर अगर जीरो होता था फ्री फॉल में पिछले केस में देखें तो आदमी नीचे खड़ा तो रहेगा मगर वो वेटलेस, उसको कोई वेट फील नहीं होगा। मगर आर जब निगेटिव हो जाएगा तो वो आदमी इस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। तो आप इस केस में देखना, अभी हाल में एक फ्लाइट की दुर्घटना हुई थी जिसमें कि फ्लाइट में कुछ टर्बुलेंस आया था और लोग फ्लाइट के छत से टकरा गए थे। ये वही केस है, यहाँ पे आर माइनस हो जाता है तो लोग अपने फ्लोर से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो अगर फ्री फॉल में अगर एक एक्सेलरेशन के साथ उसको फॉल किया गया तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू होगा, क्योंकि उसका रिएक्शन निगेटिव हो गया। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे देखें। आओ बच्चों, अब इस केस में हम लोग पुली के केस को देखते हैं। पुली के केस को हम लोग कनेक्टेड मोशन कहते हैं, क्योंकि एक पुली से दो मास बंधे हुए हैं जो एक कोड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें किस तरह का मोशन होता है, क्या एक्सप्रेशन निकलता है, और ये पुली वाले केस एक हर एग्जाम में, चाहे प्लस टू का एग्जाम हो या आईआईटी का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो ये आता ही आता है। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो एक पुली हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, और इस पुली से दो मास बंधे हुए हैं, ये है M1 और ये है M2 और ये है M1। ये M1 है और ये है M2। तो इस केस में हम मान लिए हैं कि M1 M2 से बड़ा है, बड़ा है, बड़ा इन द सेंस कि मास
M2 का मास ज़्यादा है, M1 का मास ज़्यादा है, M2 का मास कम है। तो उस केस में अगर देखो दोनों का मास इक्वल होता तो इसमें कोई मोशन नहीं होता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ दोनों एक दूसरे के फोर्स को बैलेंस करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते, तो इसलिए बैलेंस में रहता है। आपने वो किराना के दुकान में वो तराजू आपने देखा होगा, 1 किलो चढ़ा देते हैं एक तरफ, तो वो एक तरफ झुक जाता है, फिर उसमें कुछ सामान रखते हैं और उसको बराबर करते हैं तो दोनों तरफ बराबर हो जाता है। तो ये वही केस है। अगर यहाँ पे M1 हमारा M2 से बड़ा है तो M1 की तरफ एक मोशन होगा, उस मोशन को हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने लिफ्ट के केस में देखा इससे पहले वाले स्लाइड में कि अगर एक लड़का अगर M मास का अगर लिफ्ट में खड़ा है तो उसका अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स काम करता है। ये लेफ्ट के केस में था, मगर पुली के केस में ये जो रिएक्शन फोर्स है इसको हम लोग टी से दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं। तो देखो अगर M1 हमारा बड़ा है तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और M2 हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैंने पहले वाले स्लाइड में बताया था जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसको पहले रखते हैं, माइनस के में उसके अगेंस्ट वाले फोर्स को रखते हैं। तो यहाँ पे M1 M2 से बड़ा है तो किस डायरेक्शन में फोर्स करेगा, M1 के डायरेक्शन में। तो पहले M1 का एक्सप्रेशन देखते हैं। F हमारा क्या होगा, M1 माइनस जी होगा, क्योंकि M1 के डायरेक्शन में मूव हो रहा है। M1 माइनस टी होगा, यहाँ पे पहले वाले केस में आर था, यहाँ पे टी है, पुली के केस में टी से दिखाते हैं रिएक्शन को। तो F इज इक्वल टू M1 माइनस टी होगा। तो F क्या होगा हमारा, M इंटू ए। अगर इसके मूवमेंट्स अगर कोई एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है उसको अगर ए माने तो फोर्स हमारा क्या होगा, M इंटू ए होगा। M1 इंटू ए इज इक्वल टू M1 माइनस M1 जी माइनस टी होगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। M2 के केस को देखते हैं। M2 के केस में क्या होगा, F इज इक्वल टू टी माइनस M2G होगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में जाता है उसको फोर्स को पहले रखते हैं, माइनस के बाद उसके अगेंस्ट वाले फोर्स को रखते हैं। F इज इक्वल टू टी माइनस M2G होगा। तो हमारा M2A चूंकि एक्सेलरेशन इस नीचे जाने में ऊपर जाने में सेम है, M2A इज इक्वल टू टी माइनस M2G। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। आइए अब आगे वाले स्लाइड में देखें। हाँ बच्चों, ये हम लोगों ने पिछले वाले स्लाइड से निकाला। M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी होगा। दूसरे वाले स्लाइड से दूसरे वाले मास से निकालें M1 M2A इज इक्वल टू टी माइनस M2G होगा। ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या होगा, M1A प्लस M2A, ये दोनों ऐड हो गया। M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M1G माइनस टी प्लस टी माइनस M2G। ये देखो बच्चों, यहाँ पे टी टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी प्लस टी। क्या बच गया, ए अगर बाहर निकाल लिए M1 प्लस M2, जी बाहर निकाल लिए M1 माइनस M2। ए मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा मेरा G इंटू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये याद रखेंगे, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो एग्जाम में सीधा आता है, ऐसा पुली का केस दे देगा और M1 M2 दे देगा और पूछेगा कि इसमें क्या एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, तो हम लोग सीधा इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल लेंगे। अदरवाइज अगर डिराइव करना है तो ये डेरिवेशन का ये तरीका है। तो याद रखेंगे इसको, a इज इक्वल टू जी इंटू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। आइए हम लोग आगे देखें। आओ बच्चों, इस स्लाइड में हम लोग देखें कि आगे और क्या एक्सप्रेशन हमको निकालने हैं। तो हम लोगों ने पहले वाले स्लाइड से निकाला M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी। दूसरे वाले केस से M2A इज इक्वल टू टी माइनस M2G। तो ये दो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है बच्चों, देखो अगर दोनों डिवाइड किए M1A बाई M2A, ए देखो हमारा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू M1G माइनस टी डिवाइडेड बाई टी माइनस M2G। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए और ये हमारा कैंसिल हो गया, तो M1
इंटू टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू इंटू एम वन जी माइनस टी। अब देखो टी टी हमारा टी अगर निकालेंगे, टी वाले चीज़ों को अगर हम इन लोग इधर ले आए, टी माइनस एम टू और टी इंटू एम वन, तो एम वन टी और एम टू टी इधर आके प्लस हो जाएगा। ये देखो बच्चों, इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा हम फैलाएं तो एम वन टी माइनस एम वन एम टू जी इज इक्वल टू एम वन एम टू जी एम वन एम टू जी माइनस टी इंटू एम टू। अब ले आओ टी को इधर ले आओ, ले आए इधर तो टी क्या हो गया, टी कॉमन हो गया एम वन प्लस एम टू। इधर ले आए तो जी इंटू एम वन प्लस एम टू प्लस जी इंटू एम वन प्लस एम टू। दो जी जुट गया आपस में, एम वन एम टू एम वन एम टू। तो टी हमारा क्या हो जाएगा, टू जी इंटू एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। तो ये इस केस में इसको टेंसाइल कहा जाता है कि ये टेंसाइल का ये है। एक्चुअल में ये रिएक्शन होता है कि क्या रिएक्शन होगा, क्या टी काम करेगा अगर हमारा m1 m2 से बड़ा है और एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो टी हमारा 2 इंटू जी एम वन प्लस एम टू होगा और डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू होगा। अगर कोई मोशन नहीं भी हो रहा, अगर एम वन एम टू दोनों एक डायरेक्शन में रुका, अगर एम वन एम टू का अगर मास अगर सेम है और एक जगह रुका हुआ भी है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन से हमारा टेंसाइल फ्री है। तो टेंसाइल तो हर कंडीशन में लगेगा, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन से फ्री है। तो ये टेंसाइल का ये फॉर्मूला याद रखेंगे बच्चों। ये सीधा ये फॉर्मूला के हिसाब से न्यूमेरिकल आ जाएगा, अगर अदरवाइज सीबीएसई में अगर इसको प्रूव करने आया तो ये इसका थीसिस है। आओ बच्चों अब आगे देखें। आओ बच्चों अब इस स्लाइड में हम लोग इम्पल्स को समझते हैं। इम्पल्स एक छोटा सा फोर्स होता है जो एक छोटे से ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। छोटा से ड्यूरेशन में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स का देखो ये डेफिनेशन है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर ए टाइम टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जे। इसको जे कैपिटल जे के सिंबल से दिखाया जाता है और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये इम्पल्स है। इम्पल्स को जनरली जे इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी से एक्सप्रेस किया जाता है। इम्पल्स इज ऑफन स्टेट टू बी द प्रोडक्ट ऑफ एन एवरेज नेट फोर्स। ये एफ जो है ये नेट फोर्स का एवरेज है एक्टिंग ओवर ए टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए सर्टेन ड्यूरेशन। छोटे से ड्यूरेशन के लिए इसका यूज होता है। दिस इज इक्वल दिस इक्वेशन ऑफ इम्पल्स इज गिवन है, ये इसका इक्वेशन है। कैपिटल जे से इसको डिनोट किया जाता है और वी अज्यूम दैट फोर्स इज कांस्टेंट ओवर टाइम। छोटे से टाइम के लिए यूज होता है, तो इस फोर्स में जनरली कोई चेंज होता नहीं है। ये नेट फोर्स है जो छोटे से ड्यूरेशन के लिए लगता है, इसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं। आइए हम लोग आगे देखें। आओ बच्चों अब हम लोग फ्रिक्शन को देखते हैं। फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट है उसको जब हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इधर से हम एक फोर्स लगाएं, फोर्स लगने के चलते क्या होता है कि हम एज्यूम करते हैं कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मगर इनिशियली ये मूव नहीं करता है। उसका कारण यह है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके सरफेस के नीचे एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन वैसा फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करता है या उसको होने नहीं देता है, रजिस्ट करता है। Friction is the force that resists the motion when the surface of one object comes in the contact with the another surface of contact। तो ये देखो दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, मोशन को रजिस्ट करते हैं, उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। अब फ्रिक्शन के यूनिट को समझते हैं। फ्रिक्शन जनरली
फ्रिक्शन को जनरली हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इसका डिनोट करता है, ये ग्रीक लेटर है म्यू। तो म्यू जनरली होता है म्यू इज इक्वल टू एफ बाई एन, फोर्स और एन। एन रिएक्शन हम लोग लिफ्ट के केस में आर से डिनोट किए थे, पोली के केस में टी से डिनोट किए थे, ये वही एन है, नॉर्मल रिएक्शन। तो दोनों का ऐसा यूनिट चूंकि सेम होता है, फोर्स का न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन का भी न्यूटन होता है, तो दोनों यूनिट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसलिए म्यू जो होता है वो यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस भी होता है। तो इस केस से क्या होगा कि एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको हर केस में आगे भी काम आया है, पीछे वाले स्लाइड में भी काम आया, आगे भी काम आएगा। एफ जो हमारा होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, एन हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, और चूंकि इस केस से म्यू इज इक्वल टू एफ बाई एन होता है, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया बच्चों, डायमेंशन लेस हो गया। होप सो ये समझ में आया होगा। हम लोग आगे देखें। तो बच्चों फ्रिक्शन कितने तरह का होता है, तो हम लोग एक आइडियल एग्जांपल लें। एक हमारा ब्लॉक नीचे रखा हुआ है, इस ब्लॉक को हम लोग यहाँ से धक्के मारना शुरू किए, एक फोर्स लगा रहे हैं, सपोज ये F1 फोर्स लगा रहे हैं बच्चों। तो भी ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, इस डायरेक्शन में उसका मोशन नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है उसका रीजन क्या है कि इसके अगेंस्ट में एक फोर्स लग रहा है, एक सरफेस एक फोर्स लगा रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, हम लोग देख लिए। तो फ्रिक्शन फोर्स तीन तरह का होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है उसको हम लोग आगे आने वाले स्लाइड में देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन वैसा फ्रिक्शन है, अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है, हम लोग जितना भी फोर्स लगाएं, अलग अलग अलग, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, जितना भी फोर्स लगाएं, ये इस डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है। ये नहीं मूव कर पा रहा है, तो नहीं मूव करने के लिए जो फोर्स जिम्मेवार है वो फ्रिक्शन है, और ये कौन सा फ्रिक्शन है, तो इस फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। वैसा फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है मगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। ये हमारा डेफिनेशन में भी है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट मूविंग। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उस फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहे हैं। If you push on a stationary block and it does not move, it is being held by the static friction. वो किसके चलते मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको स्टैटिक फ्रिक्शन रोके हुए, which is equal and opposite to the push। जितना पुश हम इसमें लगा रहे हैं, जैसे 1 न्यूटन का पुश लगा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन हमको 1 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, 2 न्यूटन का है तो 2 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो कितना फ्रिक्शन लग रहा है, जितना हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, और किस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट में लग रहा है, ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बच्चों हम लोग आगे देखें, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझें। स्टैटिक फ्रिक्शन में देखें कि जितना फोर्स लगाए वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह को छोड़ा ही नहीं, मगर क्या होगा कि फोर्स हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, उस केस में क्या हुआ बच्चों, एक पॉइंट ऐसा आया जब ऑब्जेक्ट अपनी जगह से थोड़ा सा हिला, है ना, थोड़ा सा अपनी जगह से हिल गया। ये जो थोड़ा सा अपनी जगह से हिला, उस फोर्स को, उस फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ नहीं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, कि उससे ज्यादा फोर्स वो सरफेस लगा नहीं सकता। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या कहलाया बच्चों, वो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाया। The limiting friction force, also known as the maximum static friction force, it is maximum force that can be exerted parallel to an of the surface
of an object which is counting the slide or moving. तो स्लाइडिंग या मोमेंट के लिए जो फोर्स काम करता है इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. तो दिस फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस. ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है. इन कॉन्ट्रास्ट प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. तो किसी भी फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के प्रॉपर्टी के ऊपर ही डिपेंड करता है. बहुत प्लेन सरफेस हो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ये बात याद रखें. आइए हम लोग आगे देखें. तो ये बच्चों ये डेफिनेशन हो गया और ये उसका मतलब हो गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन. अब बच्चों इस स्लाइड में हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन को समझते हैं. काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? काइनेटिक फ्रिक्शन हमने पहले वाले स्लाइड में देखा कि एक ब्लॉक है, उसको रखा हुआ है, इसमें बहुत तरह का फोर्स हम लोग लगा रहे हैं. हम लोग यहाँ बनाते हैं, एक ब्लॉक है रखा हुआ है, इसमें बहुत तरह का फोर्स लगाएं, बहुत तरह का फोर्स लगाएं, ये अपनी जगह से नहीं हिला. पहला केस अपने अपनी जगह से नहीं हिला. एक फोर्स लगा जिसमें ये अपनी जगह को छोड़ दिया. ये क्या हो गया बच्चों? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया. इससे पहले वाला फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया. ये जब अपनी जगह को छोड़ दिया बच्चों तो क्या हुआ? ये अपनी जगह से मूव करने लगा. मूव करने लगा तो सरफेस तो वही है, यहाँ पे अभी भी एक फोर्स लग रहा है. ये एक फ्रिक्शन फोर्स अभी भी सरफेस लगा रहा है, इसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं. तो वैसा फोर्स जो वैसा फ्रिक्शनल फोर्स जो मूवमेंट के टाइम में लगता है उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं. देखिए बच्चों डेफिनेशन में भी वही है. काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस when the object is in motion. A force is expressed by a body moving on the surface that is opposite to the direction of the motion. The magnitude of force is depend upon the kinetic friction coefficient between two materials. तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो म्यू बताए थे, म्यू एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और उस वो जो डिपेंड करता है वो सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. तो म्यू जैसा होगा, जितना म्यू होगा उसके हिसाब से हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा. म्यू हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी म्यू के ऊपर डिपेंड है और उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन भी म्यू के ऊपर डिपेंड है. तो फ्रिक्शन जो है वो सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों. आइए हम लोग आगे देखें. तो बच्चों ये हमारा एक टिपिकल ग्राफ हमने बनाया है कि अब तक जो हम लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा है उसको ग्राफ के माध्यम से अगर समझे तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा फ्रिक्शन काम कर रहा है, ये हम फोर्स लगा रहे हैं. तो देखो फोर्स हम लगाते गए लगाते गए लगाते गए लगाते गए, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुआ. ये एक लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे आया, यहाँ पे मूवमेंट हो गया. ये जो है बच्चों ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है. उसके बाद क्या हुआ बच्चों? फ्रिक्शन थोड़ा ड्रॉप डाउन हो जाता है. एक बार बॉडी अगर अपने सरफेस को छोड़ दिया तो फ्रिक्शन ड्रॉप डाउन हो जाता है, फिर एक कांस्टेंट फ्रिक्शन पकड़ता है, इसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं. ये देखो बच्चों ये कांस्टेंट फ्रिक्शन लगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है. टॉप फ्रिक्शन हुआ वो उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है. और उसके पहले बच्चों जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पे बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं है. तो ये पूरे फ्रिक्शन में बच्चों जो सबसे ज्यादा फोर्स लगता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में होता है. ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, ये याद रखेंगे. तो ये ग्राफ के माध्यम से बच्चों हम लोग समझें. आइए हम लोग आगे देखें. बच्चों अब हम लोग एंगल फ्रिक्शन को देखते हैं. तो ये हमारा हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे जिसका जिसका मास m है. तो एक नीचे एक फोर्स लगा रहा है mg
अपने मास के चलते इसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल। एक फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया ताकि बॉडी हमारा इस तरफ मूव करे, और सरफेस एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाया ताकि ये हमारा मूवमेंट के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं उसको अपोज करे। तो यहाँ देखो बच्चों, एक नॉर्मल बन गया, ये एक फ्रिक्शनल फोर्स बन गया। तो हम लोग एक डायग्राम, अगर इसको हम लोग एक रेक्टेंगल का शेप देते हैं तो ये हमारा एक रिजल्टेंट आएगा। तो ये रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन force and the resultant force of normal reaction। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन का, इसके साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। एंड फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट बिंग टू मूव, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट बनेगा उसके साथ वाले एंगल को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो ट्रायंगल हमारा बना, यहाँ पे अगर हम लोग टेन थीटा निकालें तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय आर, इस वाले एंगल से। तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन हो गया। अब ये पता है बच्चों, ये एफ आर बाई एन है, दोनों का हमने पिछले वाले स्लाइड में म्यू इनटू एन निकाला था फ्रिक्शन फोर्स, आपको याद होगा जब फ्रिक्शन हम समझा रहे थे। तो एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू एन था, तो टेन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय आर या डिवाइडेड बाय एन। तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू इनटू एन लिख सकते हैं इस वाले केस से। तो टेन थीटा एन एन देखो हमारा बच्चों इस केस में कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू हो गया। तो जो टेन थीटा होगा एंगल ऑफ रिएक्शन होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो किसी भी फोर्स से वो इंडिपेंडेंट होगा, उसका किसी भी फोर्स का उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा नहीं। वो सीधे टेन थीटा जो होगा वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा और फ्रिक्शनल कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जो कि सरफेस ऑफ नेचर पर डिपेंड करता है, तो और टेन थीटा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग आगे देखें। आओ बच्चों, अब हम लोग इस केस में एंगल ऑफ रिपोज को समझते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? तो बच्चों, हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा कि एक ब्लॉक हमारा नीचे रखा हुआ है, एक सरफेस पे रखा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है। तो इसमें हम लोग फोर्स लगाना शुरू किए। तो एक जगह पे ये हिल गया, उसके बाद फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, फिर ये आगे बढ़ा, फिर जाके काइनेटिक फ्रिक्शन काम किया। ये केस थोड़ा अलग है एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे क्या किए कि हम इस वाले सरफेस को उठाने लगे। क्यों उठा रहे हैं? ताकि ये ब्लॉक हमारा ये अपने डायरेक्शन में मूव करे, है ना। तो किस फोर्स के चलते मूव करेगा बच्चों? ये अपने मास के चलते नीचे जाएगा, जो mg लग रहा है उसके चलते नीचे जाएगा। तो किस एंगल पे जाकर ये अपने जगह से हिलना शुरू होगा, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द एंगल that is in and that inclined plane mix with the horizontal, ये horizontal के साथ जो एंगल बना रहा है वो, where the body placed on it just starts sliding, जस्ट अपनी जगह को छोड़ दिया, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका अचीव हो गया। तो इसको हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो देखो बच्चों, अब इसमें क्या है कि mg हमारा नीचे लग रहा है, इसको अलग डायरेक्शन में, सपोज ये थीटा एंगल पे आके ये एंगल ऑफ रिपोज हमारा मिल गया। एंगल ऑफ रिपोज मेरा क्या आया? थीटा आया। यहाँ पे ये बॉडी अपनी जगह को जस्ट छोड़ दिया, तो mg लग रहा है बच्चों। तो देखो, हम लोग जो ट्रायंगल का थ्योरम है उससे हम लोग पता लगा सकते हैं, ये हमारा 90 डिग्री यहाँ बनेगा बच्चों, तो ये हमारा थीटा एंगल आएगा। थीटा एंगल आएगा बच्चों, तो mg हमारा इस डायरेक्शन में क्या होगा? mg cos थीटा होगा।
और एम जी हमारा इस डायरेक्शन में, चूंकि ये 90 माइनस थीटा होगा बच्चों, तो इस डायरेक्शन में हमारा एम जी साइन थीटा होगा। अब देखो एम जी साइन थीटा बच्चों क्या है, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है जो हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन में जो लग रहा है बच्चों एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में क्या है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, इसमें जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में ये लग रहा है, तो ये कौन सा फोर्स इसको अपने जगह से हिला रहा है, एम जी साइन थीटा हिला रहा है। अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, जो फोर्स इधर से निकल रहा है। और एम जी साइन थीटा किसके बराबर है, म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन क्या था बच्चों, ये फ्रिक्शनल फोर्स था, है ना। ये फ्रिक्शनल फोर्स था, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन के बराबर होता है। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन लिख सकते हैं। एन हमारा क्या है बच्चों, एन हमारा एम जी कॉस थीटा है। देखो एन जो है, एन के अपोजिट में कौन सा फोर्स लग रहा है, हमारा एम जी कॉस थीटा लग रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। हम लोग इस इक्वेशन में एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा रख दिए, तो क्या आ गया बच्चों, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। देखो एम जी हमारा कट गया, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। और तो हम लोग जानते हैं थीटा इज इक्वल टू इनवर्स म्यू हो जाएगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो पढ़े थे और एंगल ऑफ रिपोज पढ़े थे, दोनों हमारा म्यू के बराबर में आ गया। तो एंगल ऑफ थीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ थीटा दोनों म्यू के बराबर में होता है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे देखें। आओ बच्चों, अगर लोग मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू फॉर वेलोसिटी फॉर स्केटिंग देखते हैं, ये क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझें। एक बॉडी हमारा इस सर्कुलर रास्ते पे चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा सर्कुलर रास्ते पे चलते हैं तो हमारा दो फोर्स काम करता है। एक होता है वो सेंटर, ये सर्कुलर रास्ता का ये कहीं ना कहीं जाके ये गोल होगा, गोल होने के चलते इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो किसी भी सर्कुलर रास्ते पे दो तरह का फोर्स लगता है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल और एक होता है सेंटीपीटल। ये हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मगर आपको इन समरी बता दें कि एक फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लगता है, इसको हम लोग सेंटीपीटल कहते हैं। एक फोर्स होता है जो हमारा सेंटर के बाहर लगता है, जो सेंटर से दूर ले जाने के लिए लगता है, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल और सेंटीपीटल दो तरह का फोर्स होता है बच्चों। तो एक बॉडी हमारा इस कर्वेचर रास्ते पे चल रहा है, तो चलने के चलते इसमें एक अब हम लोग इस वाले स्लाइड से, इस वाले थ्योरी से हम लोग ये निकालेंगे कि क्या हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा जिससे नीचे रहने पर हमारा ये बॉडी सर्कुलर रास्ते पे चलता रहेगा। अदरवाइज एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेलोसिटी हम उस लिमिट से ज्यादा ले गए तो ये सेंटर की तरफ चला जाएगा और बॉडी हमारा सेंटर की तरफ स्किड कर जाएगा। और अगर अगर ये रास्ता है, ये सर्कुलर रास्ता है, तो ये हो सकता है कि ये स्किड करके इस रास्ते से नीचे गिर जाए। हम लोग ऐसे बहुत सारे रास्ते जब पहाड़ी एरिया, हिली एरिया में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हमारा ट्रक का या हमारे गाड़ी का इस पर स्लो हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कि हमको उस वेलोसिटी पे अपने गाड़ी को रखना होता है कि ये इस गड्ढे में ना गिर जाए। तो इसलिए इस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्केटिंग। तो आइए इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, फ्रिक्शन के थ्योरी से समझते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो देखिए ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, मतलब ऐसा फोर्स जो बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच ले, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, अगर इस तरफ फोर्स लग रहा है तो इस तरफ भी हमारा फोर्स लग रहा होगा। इस तरफ फोर्स लग रहा है वो फिर हमारा इस तरफ फोर्स हमारा सेंटीपिटल लग रहा है, इस तरफ फोर्स हमारा फ्रिक्शनल लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जब बड़ा होगा तभी ये अपनी जगह पे बना रहेगा, सेंटीपिटल फोर्स बड़ा होगा तो ये सेंटर की तरफ लेके जाएगा। तो सेंटीपिटल फोर्स हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो हमेशा बड़ा और बराबर होना चाहिए सेंटीपिटल फोर्स के। तो हम एक केस पकड़ते हैं बराबर का, कि कम से कम ये वेलोसिटी तो, मैक्सिमम ये वेलोसिटी तो होनी चाहिए। तो सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स रख दें, तो सेंटीपिटल फोर्स हमारा क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। आप लोग को याद है
ये नहीं याद है तो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सेंटीपीटल फोर्स हमारा mv² होता है। तो हम लोग इस थ्योरी में रखते हैं, पहले वाले इक्वेशन में इसको हम लोग रख देते हैं। तो mv²/r इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन हम लोगों ने पहले स्लाइड में पढ़ा। दो चीजों को हमने पिछले वाले में प्रूव किया, उसमें भी ये यूज किया था। तो mv²/r इज इक्वल टू म्यू इंटू एन हमारा कितना होगा, एन हमारा mg के बराबर होगा। तो mv²/r म्यू इंटू एन, एन के जगह हम mg रख दिए, तो म्यू इंटू mg हो गया। अब देखो इसमें m हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा v² इज इक्वल टू म्यू आर जी होगा। ये आर देखो इधर आ गया, v² इज इक्वल टू म्यू आर जी। v हमारा क्या होगा बच्चों, v इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी होगा। तो म्यू रूट ओवर म्यू आर जी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे किसी भी कर्वेचर रास्ते पे चलते हैं, तो कम से कम ये मैक्सिमम ये वेलोसिटी आप अचीव कर सकते हैं। इससे ज्यादा वेलोसिटी होने पर आप उस रास्ते से गिर सकते हैं। इसका सीधा सीधी मतलब ये। होप्स आपको समझ में आया होगा। इस ये और इसके बाद वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि एक रास्ता जो हमारा बैंड है, हम लोग बहुत बार चलते हैं वैसे रास्ते पे जो कि इस तरह से कर्वेचर रास्ता होता है, तो उसमें हम लोग एक बैंड कर देते हैं रोड को, जिससे मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग कुछ अधिक लेवल तक ले जा सकते हैं, जिसमें हमारा गाड़ी स्किड नहीं करेगा। आने वाले स्लाइड में देखेंगे। होप्स आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे देखें। आओ बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। मैंने पिछले स्लाइड में आपको पढ़ाया था कि एक सर्कुलर रास्ते पे चल रहा है, तो सर्कुलर रास्ते पे चलने के चलते उसमें एक सेंटीपीटल फोर्स लगता है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करता है। और जब फ्रिक्शनल फोर्स और सेंटीपीटल फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तभी हमारा गाड़ी एक सर्कुलर रास्ते पे अच्छे से चल सकता है। अदरवाइज क्या होगा, सेंटीपीटल फोर्स अगर ज़्यादा काम करने लगा तो वो रास्ते से आपकी गाड़ी को नीचे गिरा देता है। तो एक उससे हम लोगों ने निकाल लिया था कि हमारा सेंटीपीटल फोर्स क्या होगा, और उस फिर हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या अचीव होगा। बहुत जगह क्या होता है कि ये सर्कुलर रास्ते पे इसको कुछ बैंड कर दिया जाता है। ये देखिए, ये रास्ते पे बैंड है। पहले हमारी गाड़ी यहाँ पे चल रही थी, अब ये रास्ता पूरा बैंड कर दिया गया, एक थीटा एंगल से बैंड कर दिया गया। ये थीटा एंगल से बैंड करने के चलते क्या होता है दोस्तों, कि आप अपने वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं। जो हमने पिछले स्लाइड में निकाला था, v² इज इक्वल टू म्यू आर जी, आप उससे अधिक वेलोसिटी पे ले जा सकते हैं अगर रोड आपका बैंड हो। तो बैंड ऑफ रोड पे क्या हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, आइए उसको आप लोग आगे निकालें। तो आओ बच्चों, अब हम लोग देखें कि हमने पिछले स्लाइड में जो देखा था उसको हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक किया है। तो ये गाड़ी हमारी चल रही है, इसमें ये हमारा थीटा है, जो एंग थीटा है जो हमारा बैंकिंग है, कि जिस एंगल से इस रोड को आगे मोड़ा गया है, बैंक किया गया है, बैंड किया गया है। तो ये हमारा एंगल थीटा है। तो इस डायरेक्शन में हमारा mg लग रहा है, और ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है। अब जरा देखो बच्चों कि ये हमारा पैरेलल लाइन है, और ये भी हमारा पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल लाइन होने की वजह से ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। देखो अब बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया कि यही थीटा है, ये यहाँ पे एंगल ऑफ बैंडिंग है, तो ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा। और यही ट्रायंगल का रूल लगाएंगे तो ये हमारा थीटा मिल जाएगा। ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये mg को जो बैलेंस कर रहा है उसके बीच में ये जो एंगल होगा ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से स्लाइड कर लिए हैं। जैसे हम गाड़ी के चित्र को हटा दिए हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर से दिख जाएगा कि ये एंगल हमारा थीटा हुआ पैरेलल लाइन के थ्योरी से। ये हमारा एंगल भी थीटा होगा, ये ट्रायंगल के रूल से हो जाएगा ये थीटा। इसको आप लोग देख लीजिएगा ये थीटा कैसे आता है। ये ट्रायंगल का लॉ लगाएंगे तो ये थीटा आ जाएगा। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे आगे आने वाला स्लाइड से हम लोग देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये यहाँ पे ये mg काम करता है, ये हमारा f है, ये थीटा है, ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये देखो बच्चों, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन है तो ये f cos थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में हमारा f sin थीटा लग जाएगा। ये थीटा है तो ऊपर का एंगल होगा थीटा बनेगा, तो ये n cos थीटा हो जाएगा, तो नीचे वाला
हमारा एन साइन थीटा हो जाएगा। तो ये क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आओ बच्चों, इस स्लाइड में हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था कि कैसे एक गाड़ी चल रही है बैंकिंग ऑफ रोड पे, और बैंकिंग ऑफ रोड हमारा थीटा डिग्री पे इंक्लाइन है। तो क्या क्या एंगल होगा, कैसे कैसे होगा, नॉर्मल किस तरह से बनाएगा, फ्रिक्शन किस तरह से बनाएगा, और mg जो वेट है हमारा वो किस तरह से एक्ट करेगा। तो देखिए ये वही फिगर को हम लोगों ने यहाँ पे दिखा रखा है। ये हमारा फिगर वही पिछले वाले फिगर के बराबर है। क्या क्या हमारा फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा, आइए इसमें देखें। एन कॉस थीटा, ये हमारा जो ऊपर लग रहा है एन कॉस थीटा इस डायरेक्शन में किस किस को बैलेंस कर रहा है, मेरा एफ साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है और बैलेंस कर रहा है mg को। तो देखिए एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg प्लस एफ साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है, और इस तरह से mg हमारा निकल के आ जाता है कितना, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लें। उसी तरह से एक हमारा जो सेंटीपिटल फोर्स है वो किस किस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। एक फोर्स हमारा एन साइन थीटा, हाँ ये एन साइन थीटा है, और दूसरा हमारा एफ कॉस थीटा है। तो एम बी स्क्वायर बाई आर किस किस को बैलेंस कर रहा है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखो यहाँ पे एम एम हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर जी। बी स्क्वायर आर जी किस किस को बैलेंस कर रहा है, तो मेरा ऊपर एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 का, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 का क्या आ गया, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। हम लोगों ने देखा है पूरे फ्रैक्शन में पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है। तो एफ को म्यू इंटू एन से हम लोग रिप्लेस कर दिए, तो क्या हो गया हमारा, बी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन कॉस थीटा। यहाँ एन कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू एन साइन थीटा। बी स्क्वायर बाई आर जी, एन एन हम बाहर निकाल लिए, एन एन हमारा कैंसिल हो गया। बी स्क्वायर बाई आर जी हमारा बच गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये वाला इक्वेशन बी हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर जी। आर जी ये जो इधर था वो इधर चला गया, अंडर रूट में आ गया सारा। बी स्क्वायर बी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब हम क्या किए, यहाँ से हम लोग कॉस थीटा को निकाल लिए। कॉस थीटा को निकालने के बाद ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा बच जाएगा। कॉस थीटा निकल गया तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। टेन थीटा प्लस म्यू हो गया, ये कॉस थीटा निकल गया, यहाँ 1 बचा, 1 माइनस ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया। डी हमारा कितना आ गया बच्चों, वी हमारा आ गया रूट ओवर आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। याद रखेंगे ये बैंकिंग ऑफ रोड पे आईआईटी में या हायर लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। याद रखने की जरूरत है, बैंकिंग ऑफ रोड लगेगा भी हमारा अलग का इक्वेशन से निकलेगा। अगर बैंकिंग ऑफ रोड नहीं होगा तो भी हमारा अलग इक्वेशन से निकलेगा। तो होप सो आपको ये फोर्स और फ्रिक्शन और इसके सारे थ्योरम और इसके सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। आने वाले स्लाइड में हम लोग आने वाले लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर को पढ़ेंगे। आशा लेक्चर पसंद आया होगा। अ, हम लोगों ने पूरा प्रयास करके फोर्स के सारे थ्योरम को, सारे चीज़ों को समझने और समझाने का प्रयास किया है। अगर किसी तरह की कोई कमी है, किसी तरह का कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, कमेंट में हमको करके बताएं कि हम हो सकता है उसके लिए कोई अच्छा वीडियो बना के ला के आपको दे दें। अगर कुछ एरर रह गया बताइए, उसको सही कर देंगे हम लोग किसी आने वाले वीडियो में। होप सो आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा। इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जरूरी हो तो कमेंट भी करें। धन्यवाद।